हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी फिर आई हसीन दिलरुबा, जो कि 2021 में आई मूवी हसीन दिलरुबा का सीक्वल है। तो अगर आपने उस मूवी का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम फिर आई हसीन दिलरुबा का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है रानी से, जो अभी आगरा में किराए पर रहती है। एक्चुअली रानी का वहाँ पर एक ब्यूटी पार्लर है और रोज की तरह रानी आज भी तैयार होकर वहां पर जा रही थी। तभी वहां पर अभिमन्यु आता है, जो कि डॉक्टर है। अब अभिमन्यु जिस तरह से रानी को देख रहा था, ये देखकर हम समझ जाते हैं कि वो रानी को पसंद करता है। एक्चुअली अभिमन्यु वहां पर रानी की मकान मालकिन को इंजेक्शन देने के लिए आया करता था। अभिमन्यु देखता है कि रानी जल्दबाजी में अपना कुछ सामान भूल कर गई थी, इसलिए अभिमन्यु उसके रिक्शा के पीछे भागते हुए उसकी ब्यूटी पार्लर तक चला जाता है। और रानी भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक थी। वो अभिमन्यु के साथ बातें करने लगती है, लेकिन तभी उसे अंदर बुलाते हैं। जिसके बाद रानी अभिमन्यु से कहती है कि वो 10 मिनट बाद आ जाएगी। जिसके बाद रानी अपने काम में लग जाती है और ऐसे ही शाम हो जाती है। जब शाम को रानी बाहर आती है तो देखती है कि अभिमन्यु अभी भी उसका इंतजार कर रहा था। जिसके बाद वो अभिमन्यु को सॉरी कहती है, तो अभिमन्यु उसे मूवी के लिए पूछता है। तभी रानी देखती है कि वहां से ऋषु गुजर रहा था। ऋषु को देखकर रानी अभिमन्यु को हाँ कहती है और तुरंत वहां से निकलती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रानी और ऋषु भागकर आगरा तो आ गए थे, लेकिन आज भी वो साथ में नहीं रह पा रहे थे, क्योंकि ऋषु सबके सामने मरा हुआ था। इसलिए वो रानी के साथ नहीं रह सकता था। इसलिए ऋषु छुप कर रह रहा था, तो वही रानी भी ब्यूटी पार्लर चलाकर पैसे कमा रही थी। एक्चुअली उन दोनों का प्लान था कि वो दोनों जल्दी से यहाँ से भागकर थाईलैंड जाएंगे और वहाँ पर साथ में रहेंगे। ऋषु ने एक एजेंट को पैसे भी दिए थे ताकि वो उन दोनों का पासपोर्ट तैयार कर सके, लेकिन एजेंट कहता है कि अभी इसमें 2 महीने लगेंगे। जब ये बात रानी को पता चलती है तो वो काफी अपसेट थी, क्योंकि उसे अब इस तरह से चुप चुप कर नहीं रहना था। पर ऋषि उसे समझाता है कि कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वही रानी ऋषि को बताती है कि आज उनके घर में कोई भी नहीं है। अब ये बात सुनते ही रात को ऋषि वहाँ पर आ जाता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद रानी अपनी मकान मालिक का फेशियल कर रही थी, तभी वहाँ पर अभिमन्यु आता है। एक्चुअली अभिमन्यु काफी देर तक रानी का थिएटर के बाहर इंतजार कर रहा था, लेकिन रानी वहां पर नहीं आई थी। जब रानी अभिमन्यु को देखती है तो उसे अभिमन्यु के लिए काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो उसका इंतजार कर रहा था और रानी उसके बारे में भूल गई थी। जिसके बाद वो अभिमन्यु को सॉरी कहती है, लेकिन अभिमन्यु कहता है कि सॉरी वो तब भी एक्सेप्ट करेगा जब रानी अगले फ्राइडे को उसके साथ मूवी पर आएगी, और रानी भी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद रानी ऋषु को यह सब बता रही थी, तो ऋषु भी इसके ऊपर हंसने लगता है, लेकिन वो रानी से कहता है कि वो अभिमन्यु से दूर रहे। जिस पर रानी कहती है कि अभिमन्यु काफी अच्छा है और दिल का शरीफ। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ऋषु जिस मकान में रह रहा था, उसकी मकान मालकिन का नाम था पूनम, जो कि ऋषु के साथ रोमांस करना चाहती थी, लेकिन ऋषु उसे टाल रहा था। जिसके बाद हम ऋषु और रानी को देखते हैं, जो एक मार्केट में शॉपिंग करते हुए एक दूसरे के साथ कॉल पर बातें कर रहे थे। तभी रानी की एक चोर पर्स चुराता है और रानी चोर चोर करके चिल्लाने लगती है। ये देखकर ऋषु उस चोर को पकड़ने के लिए भागने लगता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो चोर देखता है कि सामने पुलिस थी। पुलिस को देखकर चोर वहां से पीछे आता है, तो वही ऋषु भी जब पुलिस को देखता है तो वो भी दूसरी साइड भागने लगता है, जो देखकर रानी भी काफी शॉक थी। तभी वो देखती है कि वहां पर इंस्पेक्टर किशोर आया था, जिसे देखकर रानी समझ जाती है कि वो और ऋषु खतरे में है। तभी इंस्पेक्टर रानी से कहता है कि उसने भी पंडित जी की नॉवेल पढ़ी और वो समझ गया था कि उस दिन क्या हुआ था, कि किस तरह से रानी और ऋषु ने नील को मारा और फिर ऐसे दिखाया कि नील ने ऋषु को मार दिया और वहां से भाग गया। इंस्पेक्टर कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि ऋषु अभी जिंदा है। अब ये बात सुनकर रानी काफी डर जाती है और ऋषु से मिलने आती है। वो ऋषु को जो कुछ भी हुआ वो बताती है, तो ऋषु उसे यही कहता है कि वो डरे नहीं, क्योंकि इंस्पेक्टर के पास उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। साथ ही ऋषु रानी से कहता है कि शायद रानी को पूछताछ के लिए भी बुलाया जाएगा, इसलिए रानी को संभल कर रहना होगा और बिल्कुल भी डरना नहीं होगा। जिसके बाद रानी वैसा ही करने लगती है, लेकिन वो देखती है कि हर बार वो जहाँ पर भी जाती, कोई ना कोई पुलिस वाला उस पर नजर रख रहा होता। ये देखकर रानी अंदर से तो काफी डर गई थी। तभी रानी को कॉल आता है और उसे पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। जब रानी वहाँ पर जाती है तो इंस्पेक्टर उसे बताते हैं कि ये केस उन्होंने अब दूसरे पुलिस ऑफिसर को दे दिया है, जिनका नाम था मोंटू। एक्चुअली मोंटू नील के सगे चाचा थे और वो रानी से पूछताछ करने वाले थे।
अब ये सुनकर रानी और ज्यादा डर जाती है। मोंटू रानी से कहता है कि वो रिशु को बचपन से जानता है, इसलिए वो ये भी जानता है कि रिशु क्या क्या कर सकता है। मोंटू रानी से कहता है कि वो जानता है कि रानी अपने घर वालों से रिश्ता तोड़कर आगरा क्यों आ गई। मोंटू कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि रिशु यहीं पर है और इस बार वो उन दोनों को पकड़ेगा और नील के कातिलों को सजा देगा। ये बोलकर वो रानी को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन जब रानी वहां से जा रही थी तो मोंटू रानी से कहता है कि अगर रिशु मिले तो उसे बताना कि मोंटू चाचा उसे ढूंढ ही लेंगे। अब रानी के जाने के बाद मोंटी पुलिस वालों से पूछता है कि रानी का रूटीन क्या है, तो वो बताते हैं कि रानी बस अपने घर से ब्यूटी पार्लर इतना ही जाया करती है। अब ये सुनने के बाद मोंटी पुलिस वालों से कहता है कि वो रिशु की फोटोज लेकर उन्हीं एरिया में हर तरफ ढूंढे, उन्हें वहां पर रिशु मिल जाएगा। जिसके बाद पुलिस वाले रिशु की फोटो लेकर उसे उस एरिया में ढूंढने लगते हैं। तब वो पूनम के घर भी आते हैं और पूनम जब रिशु की फोटो देखती है तो वो रिशु के पास जाती है, तो रिशु अपने रूम में ही छुपा हुआ था। पूनम रिशु से कहती है कि वो पुलिस वालों को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताएगी, लेकिन उसके बदले रिशु को उसकी डिमांड पूरी करनी होगी। अब ये सुनने के बाद रिशु भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद पूनम पुलिस वालों को कुछ भी नहीं बताती। तो वही रानी काफी ज्यादा टेंशन में थी क्योंकि वो रिशु से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन अगले दिन उसके पार्लर के सामने कचरे वाला आकर खड़ा रहता है। उस कचरे की गाड़ी पर कुछ लिखा था, जो देखकर रानी समझ जाती है कि ये मैसेज रिशु ने उसे दिया है। जिसके बाद रानी उसी पीसीओ के पास जाती है जहाँ पर वो पैसे रखा करती थी। वहाँ पर रिशु का कॉल आता है और वो दोनों मिलने की जगह फिक्स कर देते हैं। जिसके बाद रानी और रिशु मिलते हैं और वो दोनों यही सोच रहे थे कि वो आगे क्या करें, क्योंकि रिशु भी ये बात जानता था कि मोंटी इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेगा। इसलिए वो रानी से कहता है कि वो सरेंडर कर लेगा और नील की मौत का सारा ब्लेम खुद पर लेगा। अब ये बात सुनकर रानी उसे रोकती है और रिशु से कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि रानी के पास एक और प्लान था। वो रिशु से कहती है कि वो बस उस पर भरोसा रखे। जिसके बाद रानी वहां से अभिमन्यु को मिलने चली जाती है, जो कि थिएटर के बाहर आज उसका इंतजार कर रहा था। रानी वहां जाकर अभिमन्यु को शादी के लिए प्रपोज करती है। अब ये बात सुनकर अभिमन्यु काफी शॉक था, लेकिन वो रानी से बहुत प्यार करता था। रानी अभिमन्यु से कहती है कि वो फिर से प्यार नहीं कर सकती, लेकिन क्या पता शादी के बाद उनके बीच प्यार हो जाए। अब ये सुनने के बाद अभिमन्यु भी शादी के लिए मान जाता है और उन दोनों की शादी तय हो जाती है। जब रानी ये बात रिशु को बताती है तो रिशु को ये सुनकर काफी बुरा लगता है। वो चाहता था कि रानी ऐसा ना करे, लेकिन रानी कहती है कि उन्हें ऐसा करना होगा। जिसके बाद रानी अभिमन्यु के साथ शादी कर लेती है। तो वही मोंटी भी शादी में आया था और उसे पूरा यकीन था कि रिशु भी यहाँ पर आएगा। तो वही रानी की नजरें भी रिशु को कंटिन्यूसली ढूंढ रही थी। तभी वो देखती है कि रिशु बैंड वाला बनकर वहां पर आ गया था, लेकिन मोंटी उसे देख नहीं पाता। जिसके बाद रानी और अभिमन्यु की शादी हो गई थी और आज उनकी सुहागरात थी। जब अभिमन्यु रानी के करीब आने की कोशिश करता है तो रानी उसे रोकती है और वो अभिमन्यु से कहती है कि अभी वो इसके लिए रेडी नहीं है। अब ये बात सुनने पर अभिमन्यु भी उसकी बात मान लेता है और दोनों दोस्त की तरह रहने लगते हैं। साथ ही अभिमन्यु रानी का काफी ख्याल रख रहा था और वो चाहता था कि रानी उससे प्यार करने लगे। लेकिन रानी जब भी अभिमन्यु के साथ बातें करती तो उसमें रिशु का जिक्र हमेशा होता। ये देखकर अभिमन्यु भी समझ गया था कि रानी अभी भी रिशु से ही प्यार करती है। तो वही रिशु को पूनम ब्लैकमेल कर रही थी कि अगर रिशु उसके साथ इंटीमेट नहीं हुआ तो वो पुलिस वालों को जाकर सब कुछ बता देगी। ये बोलकर पूनम रिशु के करीब आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये सब रानी देख लेती है और उसे ऐसा लगता है कि रिशु उसे धोखा दे रहा था और ये देखकर वो काफी ज्यादा हर्ट हो गई थी। जब रानी घर जाती है तो वो काफी ज्यादा ड्रिंक करती है। तभी वहां पर अभिमन्यु आता है और नशे की हालत में रानी उसे सब कुछ बता देती है और उसकी बातें सुनकर अभिमन्यु समझ जाता है कि रिशु अभी जिंदा है। इसलिए दूसरे दिन अभिमन्यु रानी से कहता है कि वो उसे रिशु के पास लेकर जाए। जिसके बाद वो तीनों मिलते हैं, जहाँ पर अभिमन्यु रिशु से कहता है कि वो जल्दी से आगरा छोड़कर चले जाएं, क्योंकि पुलिस वाले रिशु को हर जगह ढूंढ रहे थे। इसलिए उन दोनों को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा और इस सब में अभिमन्यु उनकी मदद करेगा। अब ये बात रिशु को काफी अजीब लगती है कि अभिमन्यु उनकी मदद क्यों करेगा, लेकिन अभिमन्यु कहता है कि वो इसलिए मदद करना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि रानी रिशु से प्यार करती है। भले अभिमन्यु रानी से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो चाहता है कि रानी खुद उसके पास आए। वो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता और अगर रानी ने पहले ही उससे सब कुछ बता दिया होता तो वो पहले ही उन दोनों की मदद करता। जिसके बाद अभिमन्यु रिशु को अपने क्लिनिक में लेकर जाता है,
ताकि रिशु वहाँ पर छुप सके और अभिमन्यु जल्दी से उन्हें आगरा से निकालने का प्लान बना सके। जिसके बाद जब अभिमन्यु घर पर आता है तो रानी उसे धोखा देने के लिए सॉरी कहती है, जिस पर विशु उसे कहता है कि वो आखिरी बार उसके साथ मूवी पर जाना चाहता है और रानी भी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद अभिमन्यु रिशु के लिए टिफिन लेकर क्लिनिक के लिए निकलता है। तो वही हम रिशु को देखते हैं, जिसके पास एक आदमी आता है, लेकिन रिशु उससे ज्यादा बात नहीं करता। जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर पूनम आती है और वो रिशु को फिर से ब्लैकमेल करने लगती है कि अगर रिशु ने उसकी बात नहीं मानी तो वो पुलिस वालों को सब कुछ बता देगी। अब रिशु फिर से पूनम से थोड़ा टाइम मांगता है, जिसके बाद पूनम वहाँ से चली जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर अभिमन्यु भी आ जाता है। अब क्लिनिक में गजरे की खुशबू आ रही थी, जिससे अभिमन्यु समझ जाता है कि यहाँ पर कोई आया था। तो रिशु से बताता है कि पूनम उससे मिलने आई थी। रिशु से पूनम के बारे में सब कुछ बता देता है और ये सुनने के बाद अभिमन्यु हंसने लगता है कि पूनम रिशु से ये सब करवाना चाहती है। जिसके बाद रिशु देखता है कि वहाँ पर कीचड़ के पैर के निशान थे। ये देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई और भी आया था। इससे पहले कि अभिमन्यु कुछ कहता, रिशु उसके ऊपर हमला कर देता है और उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। जिसके बाद अभिमन्यु रिशु को रूम में लॉक करता है और वहाँ से रानी के पास आता है। वो रानी को एक रिवर में बोटिंग करने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर काफी सारे मगरमच्छ थे, जो देखकर रानी काफी डर गई थी। यहाँ पर अभिमन्यु रानी से कहता है कि उसे धोखा देने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो रानी से पूछता है कि क्या कभी उसने अभिमन्यु के लिए कुछ फील नहीं किया, जिस पर रानी कहती है कि उसे अभिमन्यु काफी अच्छा लगता है और अगर रिशु उसकी लाइफ में नहीं होता तो शायद वो अभिमन्यु के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाती। अब ये सुनने के बाद अभिमन्यु फिर से रानी को अपने घर पर लेकर आता है और रानी को बताता है कि वो भी पंडित की नॉवेल का काफी बड़ा फैन है। वो रानी को बताता है कि जब वो छोटा था तभी उसके मम्मी पापा की डेथ हो गई, जिसके बाद वो अपने चाचा चाची और उनके बच्चों के साथ रहने लगा, लेकिन कुछ टाइम बाद उन सब की भी डेथ हो गई। अभिमन्यु बताता है कि उसके चाचा की फैमिली को सांप ने काटा था और वो सांप अभिमन्यु ने ही वहाँ पर छोड़ा था। अभिमन्यु कहता है कि उसके चाचा ने उसके पापा को धोखा दिया था, जिसकी वजह से उनकी सारी प्रॉपर्टी चली गई थी। जिसके बाद अभिमन्यु ने इसका बदला लेने के लिए अपने चाचा की फैमिली को मार दिया। फिर जब वो बड़ा हुआ तो वो काफी अकेला हो गया था। उसने खुद को खत्म करने की कोशिश भी की थी, लेकिन जब उसने रानी को देखा तो उसने अपना इरादा बदल दिया। वो बताता है कि रानी भी पंडित के नॉवेल की फैन थी। उसे रानी से पहली नजर में प्यार हो गया था, लेकिन अब रानी ने भी उसे धोखा दे दिया। ये बोलकर वो रानी को धक्का देता है और रानी गिर जाती है। जिसके बाद वो तुरंत भागते हुए पुलिस स्टेशन आती है और मोंटी को बताने लगती है कि उसका पति अभिमन्यु उसे मार देगा, लेकिन मोंटी उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा था। तब रानी उसे बताती है कि अगर अभिमन्यु को नहीं पकड़ा तो वो रिशु को भी मार देगा। अब ये सुनने के बाद मोंटी तुरंत पुलिस वालों को वहाँ पर भेजता है, लेकिन वहाँ पर तलाशी लेने पर ना ही वहाँ पर अभिमन्यु था और ना ही रिशु। जिसके बाद पुलिस वाले हर जगह उन सबको ढूंढने लगते हैं, लेकिन उसी रात पुलिस वालों को एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है। जब रानी वहाँ पर आती है तो वो कहती है कि ये अभिमन्यु है। साथ ही पुलिस वाले जब बॉडी का पॉकेट चेक करते हैं तो वहाँ पर अभिमन्यु की आईडी थी, जो देखकर पुलिस वालों को भी यकीन हो जाता है कि शायद ये अभिमन्यु ही है। साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि पूनम को भी किसी ने मार दिया था। जिसके बाद पुलिस वाले रानी को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें रानी पर ही शक था। मोंटी अपने कलीग को ऑर्डर देता है कि वो रानी को काफी पीटे ताकि रानी सच बता सके, लेकिन रानी उसे धमकाती है कि अगर उन्होंने रानी को हाथ भी लगाया तो रिशु उन्हें नहीं छोड़ेगा। अब ये बात सुनने पर मोंटी उनसे कहता है कि वो रानी को काफी टॉर्चर करें और ये बात मीडिया में भी फैला दे। जिसके बाद मीडिया वाले बताने लगते हैं कि किस तरह पुलिस वाले एक औरत को टॉर्चर कर रहे थे। एक्चुअली मोंटी ने ये बात जानबूझकर फैला दी थी, क्योंकि वो चाहता था कि रिशु सामने आए, और जैसा उसने प्लान किया था वैसा ही होता है, क्योंकि 3 दिन बाद रिशु का वीडियो आता है जिसमें वो बताता है कि वो जिंदा है और वो पुलिस को सरेंडर करने के लिए तैयार है, लेकिन वो चाहता है कि रानी को पुलिस छोड़ दे। वो कहता है कि जब रानी खुद चलकर रिशु के पास आएगी तभी वो सरेंडर कर देगा। साथ ही रिशु ने ये भी बता दिया था कि वो 3 दिन बाद एक रेलवे ब्रिज पर सरेंडर करेगा। अब ये बात जब रानी को पता चलती है तो वो काफी रोने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रिशु सरेंडर करे। जिसके बाद पुलिस वाले 3 दिन बाद रानी को वहाँ पर लेकर आते हैं, तो रिशु उस ब्रिज पर रानी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही रानी रिशु को देखती है तो वो उसकी तरफ भागने लगती है, तो वही पुलिस वाले मौका देख रहे थे कि कब वो रिशु को पकड़ लेंगे, लेकिन तभी वो देखते हैं कि एक पुलिस वाला आगे जा रहा था, जो देखकर पुलिस वाले भी समझ नहीं पा रहे थे
कि आखिर वो है कौन, लेकिन ठीक से देखने पर उन्हें पता चल जाता है कि वो अभिमन्यु था। अभिमन्यु वहाँ पर रानी और ऋषु को शूट करने के लिए आया था क्योंकि उन दोनों ने उसे धोखा दिया था। अभिमन्यु उनसे कहता है कि आज वो उन्हें खत्म कर देगा क्योंकि उन दोनों ने ही उसे धोखा दिया था। अब ये सुनने पर पुलिस वाले अभिमन्यु को समझाने लगते हैं कि वो उन्हें शूट ना करे, लेकिन अभिमन्यु उनकी बात नहीं सुनता और उन्हें शूट करने ही वाला था कि तभी ऋषु से पीटने लगता है। अब दोनों में फाइट शुरू हो जाती है जिसमें रानी को धक्का लगता है और वो ब्रिज से गिरने वाली थी, लेकिन ऋषु उसे पकड़ लेता है। पर अभिमन्यु अभी भी उन्हें मारने आ ही रहा था और इस चक्कर में उसका बैलेंस चला जाता है, जिसकी वजह से वो तीनों ही पानी में गिर जाते हैं। अब ये देखकर पुलिस वालों को लगता है कि वो तीनों ही मर गए होंगे क्योंकि उस पानी में बहुत सारे मगरमच्छ थे, इसलिए उनका बचना लगभग नामुमकिन था। लेकिन मोंटू को अभी भी शक था, इसलिए वो सर्च ऑपरेशन शुरू कर देता है। लेकिन उन तीनों में से किसी की भी बॉडी पानी में नहीं मिलती सिवाय ऋषु के नकली हाथ के। और ये देखकर पुलिस वालों को लगने लगा था कि शायद उन तीनों को मगरमच्छ ने खा लिया होगा, लेकिन मोंटू को अभी भी यकीन नहीं था, इसलिए वो काफी ज्यादा रिसर्च करता है और उसे बहुत कुछ बातें पता चलती है, जिसके बाद वो अपने सीनियर्स को ये सब कुछ बताने लगता है। मोंटू बताता है कि जिस दिन मोंटू रानी को बोटिंग से वापस लेकर आया था और अपने घर में चला गया था, तभी वहाँ पर ऋषु भी आ गया था। वहीं पर बैठकर उन तीनों ने प्लानिंग की थी कि किस तरह वो पुलिस को चकमा देंगे। मोंटू बताता है कि जब उस दिन रानी पुलिस स्टेशन भागते हुए आई थी कि उसका पति उसे मार देगा, तब सीसीटीवी फुटेज में ये क्लियर दिख रहा था कि रानी के घर से निकलने के बाद ऋषु और अभिमन्यु भी घर से निकले थे। मोंटू बताता है कि अगर पुलिस वाले रानी और ऋषु को पकड़ लेते तो वो दोनों ही जेल जाते क्योंकि उन दोनों ने नील का मर्डर किया था। तो वही अभिमन्यु को भी जेल हो जाती क्योंकि उसने अपने घर वालों को मारा था, और साथ ही इन तीनों ने मिलकर लल्लन और पूनम को भी मार दिया, यानी कि इन तीनों का जेल जाना तय था। इसलिए इन तीनों ने मिलकर ये प्लान बनाया और पुलिस वालों को इस तरह से चकमा दिया। लेकिन ये सब बातें सुनने के बाद मोंटू के सीनियर्स कहते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। अगर उन्होंने ऐसा प्लान बनाया होता तो वो ऐसे पानी में क्यों कूदते जहाँ पर इतने सारे मगरमच्छ थे, लेकिन मोंटू के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था, इसलिए उसके सीनियर्स उसे कहते हैं कि वो इस केस को क्लोज कर दे। अब मोंटू के पास भी कोई लीड नहीं थी, इसलिए उसे केस क्लोज करना पड़ता है। जिसके बाद 6 महीने बीत जाते हैं और हम रानी को देखते हैं जो अभिमन्यु के साथ थी। एक्चुअली उस रात पानी में कूदने के बाद रानी और अभिमन्यु तो वहाँ से बच गए थे, लेकिन ऋषु मारा गया था और इसी वजह से रानी काफी ज्यादा दुखी थी। तो वही अभिमन्यु उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद हम मोंटू को देखते हैं जिसके पास एक बुक आती है जो कि पंडित जी की थी। एक्चुअली यहाँ पर हमें पता चलता है कि पंडित जी की मौत कब की हो गई थी, लेकिन फिर भी उनके नाम से कोई नॉवेल छाप रहा था। जब मोंटू उस नॉवेल को पढ़ता है तो उसके सामने सारा सच आ जाता है। एक्चुअली जैसा उसने सोचा था वैसे इन तीनों ने सारी प्लानिंग की थी। उन तीनों को ही पता था कि अगर उन्हें आजाद रहना है तो उन्हें सबकी नजर में मरना होगा, इसलिए इन तीनों ने ये प्लान बनाया कि वो ब्रिज से कूद जाएंगे। भले उस पानी में काफी मगरमच्छ थे, लेकिन उनसे बचने का रास्ता अभिमन्यु के पास था। अभिमन्यु और ऋषु ने ब्रिज के थोड़ी ही दूर मगरमच्छ को मांस खिलाया था ताकि मगरमच्छ उसी साइड रुकी रहे और ब्रिज के नीचे ना आए। इस तरह से वो 3 दिनों तक यही कर रहे थे ताकि मगरमच्छ ब्रिज की तरफ ना चली जाए। साथ ही उन्होंने दूर पर एक रेड बलून भी लगाया था ताकि पानी में कूदने के बाद उन्हें पता हो कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। लेकिन जब वो तीनों पानी में कूदे और दूसरी तरफ जा रहे थे, तभी वहाँ पर एक मगरमच्छ आया और उसने ऋषु को मार दिया। अब ये सब पढ़ने के बाद मोंटू समझ गया था कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन उस बुक के पीछे एक एड्रेस लिखा था और मोंटू से कहा था कि वो वहाँ पर आ जाए। तो वही अभिमन्यु को भी रानी एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। जब अभिमन्यु वहाँ पर जाता है तो वो काफी ज्यादा शॉक था क्योंकि रानी एक हिल्स पर बैठी थी। वो अभिमन्यु से कहती है कि उसे वो काफी अच्छा लगा था, लेकिन उसी ने उसे इतना बड़ा धोखा दे दिया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब उस रात वो तीनों कूदे थे तो अभिमन्यु ने जानबूझकर मगरमच्छ को इस तरह से भटकाया कि वो ऋषु के पास चली गई, क्योंकि अभिमन्यु चाहता था कि ऋषु की मौत हो जाए ताकि रानी हमेशा के लिए अभिमन्यु के पास आ जाए। रानी अभिमन्यु से कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसे इतना बड़ा धोखा देगा। तभी वहाँ पर मोंटू भी आता है और वो सारी बातें सुन लेता है। साथ ही लल्लन और पूनम को भी अभिमन्यु ने ही मारा था, क्योंकि लल्लन को पता था कि अभिमन्यु ने अपने अंकल की फैमिली को मारा है, इसलिए वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। और रही बात पूनम की, तो पूनम अभिमन्यु को रिस्की लग रही थी, इसलिए उसने उसे भी मार दिया। जिसके बाद रानी अभिमन्यु से कहती है कि उसने ऋषु को खत्म कर दिया, लेकिन रानी उसे कभी भी नहीं मिलेगी। ये बोलकर रानी वाटरफॉल में कूद जाती है। तो वही मोंटू
अभिमन्यु को अरेस्ट कर लेता है। अब पुलिस वालों को यही लगता है कि रानी की भी मौत हो गई होगी। लेकिन जब पुलिस वाले अभिमन्यु को लेकर जा रहे थे तो अभिमन्यु उनसे पूछता है कि क्या उन्हें रानी की बॉडी मिली, जिस पर मोंटू कहता है कि उन्हें बॉडी नहीं मिली। और ये सुनकर अभिमन्यु भी हंसने लगता है और कहता है कि इस बार भी वो दोनों जीत गए, क्योंकि रिशु की भी बॉडी नहीं मिली थी। जिसके बाद हम रानी को देखते हैं जो पानी में से बाहर आती है। तो वही रिशु भी वहाँ पर उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि उस दिन जब अभिमन्यु ने रिशु को वहाँ पर मगरमच्छ के पास छोड़ा था तो रिशु ने अपने नकली हाथ का यूज करके उस मगरमच्छ को वहाँ से भगा दिया था और इस तरह से उसने अपनी जान बचा ली थी। और अब फाइनली रिशु और रानी मिल गए थे और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी फिर आई हसीन दिलरुबा मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।